Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. सो गाइज लेट्स मूव अहेड विद द लेक्चर टुडे। और आज हम मॉनेटरी पॉलिसी पे डिस्कशन करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रिवर्स रेपो क्या होता है, रेपो क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है। तो ये सब डिस्कस करते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो फिर से हम नाम से देखते हैं कि मॉनेटरी का क्या मतलब होता है। व्हाट इज़ द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब होता है पैसा, मॉनेटरी मतलब होता है मनी। कोई भी चीज़ मनी से रिलेटेड उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी। पॉलिसी का क्या मतलब है। पॉलिसी कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिससे मनी की सप्लाई कंट्रोल होगी, ठीक है। तो वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। कौन देता है ये देता है आरबीआई। समझ में आ रहा है, कौन देता है, आरबीआई। मॉनेटरी का मतलब मनी, पॉलिसी का मतलब कुछ ऐसे रेगुलेशन, जो कुछ ऐसे मतलब वेज, जिस वे से मतलब जिस चीज़ों से हम मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर पाएँ, या और कुछ मनी से रिलेटेड चीज़ें कर पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। अब बेसिक देखते हैं कि क्या मतलब होता है। अब इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो आरबीआई है वो रेपो रेट डिसाइड करता है, रिवर्स रेपो डिसाइड करता है, एमएसएफ रेट डिसाइड करता है, बैंक रेट डिसाइड करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है कि इन्फ्लेशन को 2 से 6% तक रखना है, ठीक है, कैसे रखना है, ये मॉनेटरी पॉलिसी करती है, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ अ रेगुलेटरी पॉलिसी डिजाइंड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज़ द आरबीआई ऑफ आवर कंट्री, टू मैनेज द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। तो मनी का सप्लाई इकोनॉमी में कैसे मेंटेन करना है और इंटरेस्ट रेट्स कैसे मेंटेन करने हैं, दैट इज़ कॉल्ड मनी सप्लाई। अब इंटरेस्ट रेट से यही मतलब है, जो ये रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब इंटरेस्ट रेट ही हैं। तो इनको कैसे मैनेज करना है, ये कितना होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, ठीक है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, सोशल जस्टिस इन एनी इकोनॉमी। अब आप बोलोगे यार इतना सब कैसे काम कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का जो टारगेट होता है ना, वो होता है इन्फ्लेशन को रिटेन करने का, कि जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन डायरेक्टली जो है, ठीक है, इन्फ्लेशन जब आप कंट्रोल करोगे तो उससे आपका एम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल होता है, और उससे अगर महंगाई दर कम हुआ तो ज़्यादा लोग सर्विसेज अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो सोशल जस्टिस भी होगा, पुअर जो गरीब लोग हैं वो भी सर्विस को अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से सोशल जस्टिस इंश्योर करता है। जॉब क्रिएशन कैसे इंश्योर करेगा, ये जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट को भी एम्प्लॉयमेंट को भी अफेक्ट करता है। कैसे करता है देखते हैं अभी आगे, ठीक है। तो देखो, एक कंसेप्ट होता है फिलिप्स कर्व का। फिलिप कर्व क्या होता है, फिलिप कर्व क्या बोलता है हमसे, कि फिलिप कर्व ये बोलता है कि इन्फ्लेशन ठीक है, मतलब पर मॉडरेट इन्फ्लेशन हो तो सही है। जैसे हमारे कंट्री में क्या होता है, 2 से 6% तक इन्फ्लेशन मेंटेन करने का टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी के पास, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं कि इतना इन्फ्लेशन अच्छा है, इतना इन्फ्लेशन इट इज़ नेसेसरी फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो। क्यों, इन्फ्लेशन का मतलब तो हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन का मतलब तो महंगाई होता है ना। इन्फ्लेशन का मतलब तो महंगाई होता है। महंगाई बढ़ेगी तो कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं। महंगाई का मतलब ये नहीं है कि आप रेनॉल्ड कोड से आपका जो रेनॉल्ड कोड का प्राइस है वो मर्सिडीज जितना हो जाए, दैट इज़ नॉट महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब दैट इज़ महंगाई। मतलब इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है। मॉडरेट इन्फ्लेशन से ये मतलब है कि मान लो कोई चीज़ थोड़ी महंगी हो गई। थोड़ी महंगी होने से क्या होगा, देखो थोड़ी महंगी होने से क्या होता है, क्या बोलता है फिलिप कर, कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। अब आप सोचोगे यार ये कैसे हो गया, महंगाई बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम हो गया। तो वो इसलिए कम हुआ कि देखो, जब इन्फ्लेशन होगा तो क्या होता है, इन्फ्लेशन जब होता है, जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, जो गुड्स होते हैं और जो कमोडिटीज़ होते हैं उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर आप अंकल चिप्स कल 10 रुपये का ले रहे थे तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, ये चिप्स 15 रुपये का हो जाएगा, करेक्ट। और क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, कि जब इन्फ्लेशन आता है ना, तो ये जो प्राइस का इंक्रीज़ होता है ना, ये जो 5 रुपये आपका इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, ये जो इस अंकल चिप्स को बनाने की कॉस्ट होगी, उसका जो रेट होगा, मान लो इस अंकल चिप्स को बनाने की कॉस्ट 2 रुपये थी, ठीक है, और ये 10 रुपये में बिक रहा था, करेक्ट करेक्ट। अब एक एग्जाम्पल लो, देखो मान लो ये अंकल चिप्स का कॉस्ट 2 रुपये था, ठीक है, कॉस्ट बनाने का 2 रुपये था, और कंपनी इसको 10 रुपीज़ में बेच रही थी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 8 रुपीज़ का, ठीक है, प्रॉफिट 8 रुपीज़ का हुआ। पर जब इन्फ्लेशन आया तो लेट से रॉ मटेरियल्स भी महंगे हो गए, ठीक है, तो ये जो कॉस्ट इसको बन रही थी, जो कॉस्ट अंकल चिप्स को बनाने में लग रही थी वो 3 रुपये थी। बट ऑन दी अदर साइड जो बाहर के लिए प्राइस इंक्रीज़ होता है ना, दैट इज़ 15 रुपीज़। समझ में आ रहा है। तो हमेशा ही मॉडरेट इन्फ्लेशन में
जो ये प्राइस का राइज होता है ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो कॉस्ट बनाने में उसको लगा होगा प्राइस, उससे ज़्यादा रेट से पड़ता है। मतलब समझ में आ रहा है, ये 5 रुपये पड़ा, ये सिर्फ 1 रुपये पड़ा, तो यहाँ पे प्रॉफिट आप बताओगे मेरे को कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 12 रुपये। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मॉडरेट इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट्स हैं कंपनी के, दैट आर इंक्रीजिंग। ठीक है, जब प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं कंपनी के तो क्या होगा? कंपनी एक्सपैंड करती है, कंपनी एक्सपैंड करेगी तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगी, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा और ज़्यादा ग्रोथ होगी कंपनी की। ठीक है, तो इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्योंकि जब प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़ जाएंगे, जब प्रॉफिट्स कंपनी के इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो क्या होगा कि वो कंपनी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगी, तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और ऊपर से दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कि भाई आपको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं तो आप वेजेस भी ज़्यादा दे पाओगे। ठीक है, वेजेस ज़्यादा दे पाओगे तो क्या होगा? वो आप बाहर जाके खर्चा भी ज़्यादा करेंगे, तो आप और प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच आने लगेगा। तो इस टाइप से ये चीज़ चलती रहती है। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। समझ में आ रहा है? तो यही फिलिप कर्व बोलता है। फिलिप कर्व में क्या होता है? वाई एक्सेस पे हम इन्फ्लेशन रेट को मेजर करते हैं, और एक्स एक्सेस पे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेजर करते हैं, और इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है। समझ में आ रहा है? मतलब जब इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हो रहा है, देखो सॉरी, जब इन्फ्लेशन, ऐसे मान लो, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे जब इन्फ्लेशन 2% था तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था। ठीक है, अब जब इन्फ्लेशन 5% हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% हो गया। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट का परसेंटेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, यही बोलता है फिलिप कर्व। तो वो बोलता है कि मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है वो गुड है, और इसीलिए इंडियन इकोनॉमी में भी जो आरबीआई है वो मॉडरेट इन्फ्लेशन मेंटेन करने की कोशिश करता है। 2 to 6% इज कॉल्ड अ मॉडरेट रेंज, जो हमने डिसाइड किया, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ने डिसाइड किया। ठीक है, और जब हम सीपीआई पढ़े तो हमने पढ़ा था कि आरबीआई क्या यूज़ करता है? सीपीआई ऑल इंडिया यूज़ करता है। जो कंज्यूमर के साइड पे रिटेल इन्फ्लेशन है उसको हम 2 से 6% तक मेजर करते हैं। ठीक है, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है हर 2 महीने में मिलती है, और ये सब रेट डिसाइड करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एमएसएफ। इसी से ही ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी होती है वो 6 मेंबर की कमेटी होती है। ठीक है, अब उस 6 मेंबर की कमेटी में कौन कौन होता है? उस 6 मेंबर की कमेटी में आपका आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर मिल जाएंगे आपको, और डेप्यूटी जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो मिल जाएंगे यहाँ इस साइड से, और फिर गवर्नमेंट के साइड से भी लोग रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स रहते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये स्टेट्स के जो फाइनेंस देखते हैं वो भी मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है, तो ये सब मेंबर रहते हैं, टोटल 6 मेंबर्स रहते हैं इसमें। ठीक है, तो वो अपना डिसीजन लेते हैं उस चीज़ से। फिर इसमें ये होता है कि कितना परसेंटेज होगा, 2/3 इनका वेटेज होता है, इनका 3/4 होता है, ऐसे कर करके डिसीजंस लिए जाते हैं कि कौन सा कौन सी रेपो रेट कितना होना चाहिए, या इन्फ्लेशन कितना टारगेट हमको करना है। तो ये सब एक डिसीजन होता है। ठीक है, तो इस टाइप से उनका वोटिंग पावर भी रहता है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब पढ़ेंगे नेक्स्ट कोर्स में, या फिर आगे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए हम बेसिक्स पे कंसंट्रेट करते हैं कि बेसिक्स क्या है हमारे। दूसरा आता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो हम देख रहे थे ना, ये जो हमने देखा कि ये रेपो रेट है, ये रिवर्स रेपो, तो ये देखते हैं ये क्या होता क्या है रेपो और रिवर्स रेपो। तो फिर से हम नाम देखते हैं, क्या है रेपो? रेपो का मतलब क्या है? रेपो किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। तो रेपो का मतलब होता है रीपरचेज। ठीक है, रीपरचेज एग्रीमेंट बोलते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, तो रेपो इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर रीपरचेज। मतलब रीपरचेज का मतलब क्या हुआ कि आप कोई चीज़ अगर दे रहे हो तो वापस आप वो चीज़ ले लोगे उससे। ठीक है, मान लो मैं आपको एक चॉकलेट बेच रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक चॉकलेट बेचा। ठीक है, तो वो चॉकलेट मैं आपसे वापस लूँगा, दैट इज़ कॉल्ड अ रीपरचेज। बेच के फिर से खरीदना, दैट इज़ कॉल्ड रीपरचेज। तो ऐसे ही क्या होता है, मान लो आईसीआईसीआई बैंक की मैडम बोलती हैं कि मेरे को आरबीआई से पैसा चाहिए। ठीक है, तो उर्जित पटेल जी क्या बोलते हैं कि हाँ आप ले लीजिए पैसा हमसे, बट इंटरेस्ट लगेगा उस पर। तो मैडम कहती हैं ठीक है, इंटरेस्ट हम दे देंगे। तो क्या होता है कि तो सबसे पहले तो उर्जित जी बोलते हैं कि ठीक है, हम पैसा तो आपको दे देंगे, बट आप गिरवी क्या रखोगे उसके लिए? हमको तो सिक्योरिटी चाहिए कि आप पैसा रिटर्न नहीं करें तो हम कोई चीज़ बेच के वो पैसा रिकवर तो कर पाएँ। तो मैडम बोलती हैं कि ठीक है, आप क्या करो कि हमारी जो नॉन एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो आप एज अ कोलेटरल रख दीजिए। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, बैंक अपनी नॉन एसएलआर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं,
हमने पढ़ा था ना SLR में क्या होता है, SLR में जो बैंक होता है वो पैसा कहाँ सबमिट करता है, जो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गोल्ड में, कैश में, बॉन्ड्स में, यहीं सब इन्वेस्ट करता है ना ये पैसा। पर ये SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। बट बैंक जो रेपो में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देता है, जब पैसा उसको लोन लेना होता है RBI से, जब किसी बैंक को RBI से लोन लेना होता है तो वो कौन सी सिक्योरिटीज़ को प्लेज करता है, नॉन SLR, ठीक है, जो SLR वाली कोटा वाली नहीं होती हैं वो प्लेज होती हैं, ठीक है। तो वो ये गिरवी रखता है, ठीक है, फिर उर्जित जी इनको पैसा दे देते हैं। लेट्स से उर्जित जी क्या करते हैं कि 100 रुपये का लोन इन मैडम ने मांगा कि मेरे को 100 रुपये का लोन चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने 100 रुपये इनको दे दिए, ठीक है, और इन्होंने क्या गिरवी रखा, नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रख लिया। अब क्या होगा, अब इसमें इन दोनों के बीच में, बैंक और RBI के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें बैंक क्या कमिट करता है कि मैं ये जो मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपको दी हैं, इसी सेम चीज़ को मैं 105 रुपये में लेट से ख़रीद लूँगी, ठीक है, वापस। तो कुल मिला के क्या हो रहा है पता है, कुल मिला के इसमें क्या हो रहा है, एक कमोडिटी का एक्सचेंज हो रहा है। क्या बैंक क्या कर रहा है, बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ RBI को दे रहा है, उसके बदले RBI इनको 100 रुपये दे रहा है, ठीक है। और इस चीज़ में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है जिसमें ये ICICI बैंक क्या करेगा, जब इसका काम हो जाएगा मान लो 100 रुपये का, तो क्या करेगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो इसने RBI को दी थी, ये सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये 105 रुपये में ले लेगा। समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के बात पता है क्या हुई, इनडायरेक्टली बात क्या हुई कि इसने, जो बैंक है, बैंक ने नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 100 रुपये में RBI को दे दी। मैं ये बोल सकता हूँ, है ना, मैं तो ये बोल सकता हूँ क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, इन्होंने इसको 100 रुपये दिए। ऐसे ही तो होता है, आप किसी को चॉकलेट देते हो, वो आपके चॉकलेट के पैसे आपको देता है, तो ऐसे ही हो रहा है। आपने जो चॉकलेट यहाँ पे दे रहे थे वो बैंक की यहाँ पे क्या हो गई, नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, ठीक है। और जो दूसरा बंदा आपको पैसे देगा वो ये 100 रुपये हो गए, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब बैंक क्या करता है, जब बैंक का काम खत्म हो जाता है तो बैंक इससे फिर से ये 105 रुपये में ले लेता है वापस। समझ में आ रहा है। जो इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को दी थी 100 रुपये में, ठीक है, वो इससे ये 105 रुपये में फिर से ले लेता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन होता है दैट ICICI विल बाय बैक दो सिक्योरिटीज़ एट द रेट ऑफ 105 रुपीज़। तो यहाँ पे जो रेपो होता है दैट कम्स एज 5%। समझ में आ रहा है, दैट कम्स एज 5%। ये इनडायरेक्ट टाइप का चीज़ है, ठीक है। ये आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ RBI को दी, ठीक है, और फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हायर रेट में ख़रीद ली, और जितने रेट में आपने खरीदी दैट कम्स आउट एज रेपो रेट। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि 5% इंटरेस्ट रेट आया, ठीक है, अगेंस्ट 100 रुपीज़ गिवन बाय RBI टू ICICI। तो रेपो कितना हो गया, 5%। समझ में आ रहा है ना क्या हुआ, पूरा ट्रांजैक्शन समझ में आया ना क्या हुआ कि ICICI बैंक ने, इसको अच्छे समझ लो, ICICI बैंक ने क्या किया, ICICI बैंक ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो नॉन SLR वाली थी वो 100 रुपये में RBI को बेच दी, ठीक है, इस एग्रीमेंट के साथ कि मैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फिर से आपसे वापस ख़रीदूँगी 105 रुपये में। समझ में आ रहा है, ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है कि इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इनको दी, इन्होंने 100 रुपये दिए उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, और फिर एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि ये सेम सिक्योरिटीज़ बाद में ICICI फिर से ख़रीदेगा 105 रुपये में। और सिंस इन्होंने देखो, अब इन्होंने दी थी 100 रुपये में, ख़रीदी 105 रुपये में, तो इनको तो महंगी पड़ी ना, ये इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ महंगी पड़ी। तो वो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा आया है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट, ठीक है। वो 5% जो एक्स्ट्रा उन्होंने पे किया दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट। इससे सिंपल ये लोग क्या कर सकते थे, सिंपल ये भी कर सकते थे कि नॉर्मल ये ICICI वाली मैडम इनसे लोन मांगती और ये बोलते कि 5% इंटरेस्ट रेट पे दूंगा, तो ये इनको 100 रुपये की जगह 105 रुपये देती, है ना। वही सेम चीज़ हुई है, बट कान इधर से नहीं पकड़ा है, बस उधर से पकड़ा है, इस टाइप से है। समझ में आ रहा है, इस टाइप से ही हुआ है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट उल्टा होता है। अभी क्या हो रहा है, अभी रेपो रेट में क्या हो रहा है, रेपो रेट में बैंक RBI को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रहा है और RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले बैंक को पैसा दे रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसी चीज़ को उल्टा कर दूँ इन द सेंस कि RBI बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रहा है, ठीक है, और बैंक RBI को पैसा दे रहा है, तो वो होता है रिवर्स रेपो। उसका जो रेट आएगा वो होगा रिवर्स रेपो। मान लो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है बैंक को, और RBI बोलता है कि मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप ले लो और मेरे को 100 रुपये का लोन दे दो, मतलब 100 रुपये दे दो उसके बदले। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ और मैं आपसे वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो मैंने आपको जो आप जिसके लिए आपने मेरे को 100 रुपये दिए, वही फिर से मैं आपसे परचेज़ करूँगा, बट उस बार मैं आपको 105 रुपये दूंगा, ठीक है।
तो बैंक बोलेगा ठीक है मेरा तो फ़ायदा है, मेरा तो कुछ जा ही नहीं रहा है, आप मेरे को दे दो 100 रुपये में, बाद में मैं 105 रुपये में आप फिर खरीद लोगे मुझसे, तो 5 रुपये इसको प्रॉफिट हो गया बैंक को। और वो जो रेट आया 5% का वो क्या हो गया, वो हो गया रिवर्स रेपो। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, 5% नहीं है, बट मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि क्या होता है रिवर्स रेपो। समझ में आ गया? तो रिवर्स रेपो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, रेपो का जस्ट उल्टा। ठीक है, रेपो समझ लो तो रिवर्स रेपो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक कैन नॉट प्लेज देयर SLR कोटा सिक्योरिटीज अंडर रेपो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि नॉन SLR होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक RBI को देता है, जिसके बदले बैंक जो है जो RBI है वो बैंक को पैसे देता है। ठीक है, फिर बाद में ये दोबारा खरीद लेते हैं उसे महंगे रेट में। तो वो जो बीच वाला इंटरेस्ट रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो। ठीक है, तो रेपो जो होता है वो हमेशा रिवर्स रेपो से ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना। क्यों ज़्यादा होता है, बताओ मेरे को, क्यों ज़्यादा होगा रिवर्स रेपो? बस होता है ज़्यादा। अब देखो इसके अलग अलग रीजंस भी हैं कि रेपो क्यों ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो बैंक RBI नहीं चाहता कि जो बैंक है, ऐसी कंडीशन आए बैंक में कि RBI ऐसा नहीं चाहता कि जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए बैंक में कि बैंक को पैसा बोरो करना पड़े RBI से। ठीक है, अगर बैंक RBI से पैसा ले रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके पास खुद का कैश बहुत कम है ना, तभी तो वो बैंक से पैसा लेगा, तभी तो वो RBI से पैसा लेगा। नहीं तो नॉर्मल वर्किंग में तो इसके पास खुद ही के पास इतने डिपॉजिट्स होंगे। तो इसका मतलब है कि बैंक का कंडीशन डिटीरियोरेट हो रहा है, ऐसा RBI चाहता नहीं है। इसीलिए रेपो जो होता है वो ज़्यादा रहता है रिवर्स रेपो से। ठीक है, क्योंकि RBI चाहता नहीं है कि बैंक जो है वो उससे पैसा वापस लें, वो उससे पैसा लें। ठीक है, बिकॉज दैट शोज़ बैड फाइनेंशियल कंडीशन फॉर द बैंक। ठीक है, ये मतलब होता है। जो ये रिवर्स रेपो वाला सीन है, ठीक है, ये किसके अंदर आता है, ये रेपो और रिवर्स रेपो को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं LAF। LAF इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, हम आगे देखेंगे कैसे करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए जो फैसिलिटी है, जो टूल्स हैं, उसको हम वो इसके अंडर आते हैं। मतलब वो रेपो और रिवर्स रेपो जो है वो इसके अंडर आता है। ठीक है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ होता है रेपो और रिवर्स रेपो, इसीलिए इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, LAF। ठीक है, ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा रेट देखते हैं। अभी हमने तो क्या रेट देख लिया कि रेपो और रिवर्स रेपो क्या होता है, रेपो और रिवर्स रेपो में देख लिया क्या होता है। अब हम दूसरा लेते हैं, एक होता है बैंक रेट। ठीक है, तो क्या होता है, अब देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो रेपो और रिवर्स रेपो होता है ना, ये जो रेपो रेट होता है ये हमेशा शॉर्ट टर्म लैंडिंग के लिए होता है। ठीक है, मान लो इन मैडम को जो पैसा चाहिए वो 1 दिन के लिए चाहिए या 30 दिन के लिए चाहिए। ठीक है, तो उस केस में जो रेट लगता है वो होता है रेपो रेट। ठीक है, 1 दिन के लिए या 30 दिन के लिए, इस टाइप से होता है। ठीक है, जैसे एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, ओवरनाइट लैंडिंग के लिए होता है रेपो रेट। पर मान लो इनको लोन चाहिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो कितना रेट लगेगा, तो वो रेपो रेट पे नहीं मिलता है। ठीक है, रिसेंटली वो जो स्कीम आई है कोविड-19 में LTRO वाली है ना, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, वो अलग है। ठीक है, वो दैट इज़ अ नेक्स्ट थिंग। बट जनरली नॉर्मल केसेस में क्या होता है, नॉर्मल केसेस में जो रेपो होता है वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब अब अगर आपने LTRO पढ़ा होगा, लॉन्ग टर्म रेपो, अभी हम डिस्कस कर लेंगे क्या होता है, तो उसमें पता होगा कि आप जो RBI है उसने इंक्रीज़ किया था टाइम पीरियड। ठीक है, पहले इंक्रीज़ करने से पहले क्या होता था, इंक्रीज़ करने से पहले ये होता था कि ये जो लोन्स हैं, जो ये पैसा RBI इसको दे रहा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए देता था, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता था। ठीक है, उसको वापस करना ही पड़ता था बैंक को। ठीक है, बट अब अगर बैंक को उस केस में लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मान लो 3 साल के लिए चाहिए, तो क्या रेट लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, तो तो उसको जो उस रेट को बोलते हैं, अगर इनको रेट चाहिए, अगर इनको लॉन्ग टर्म के लिए रेट चाहिए, तो उर्जित पटेल जी बोलते हैं कि ठीक है हम आपको दे देंगे पैसा, बट हम आपको बैंक रेट पे देंगे। ठीक है, और वो बैंक रेट रेपो से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बैंक रेट जो होता है वो जो रेपो रेट होता है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि बैंक चाहता नहीं है कि, मतलब RBI चाहता नहीं है कि जो बैंक हैं वो लोन्स लें। ठीक है, तो अगर बैंक लंबे समय के लिए लोन ले रहा है, इसका मतलब है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है, उसके पास फंड्स नहीं है, इसीलिए वो लंबे समय के लिए लोन ले रहा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है, इस वजह से जो बैंक रेट होता है वो क्या बोलते हैं, रेपो रेट से ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखना, 2 चीज़ें मैंने बताई, रेपो जो होता है वो शॉर्ट टर्म रेट होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म रेट होता है, और जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म रेट होता है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म रेट होता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो अभी रिसेंट आया है LTRO करके, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है, और एक आया है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस भी आया है ना। तो इन दोनों के कंसेप्ट में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रेपो रेट जो होता है, जो रेपो ऑपरेशंस होते हैं RBI और बैंक के बीच में, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 1 दिन 30 दिन, 1 दिन से 30 दिन तक, ठीक है। अब कोविड में क्या हुआ, कैश क्रंच हो गया, बैंक के पास पैसा नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसी रेट को, मतलब जो रेपो वाला रेट है उसके लिए इसका टर्म बढ़ा दिया। उन्हें बोला कि ठीक है, इनको बोला मैडम को कि ठीक है, अब आप क्या करो, अब 1 से आप 3 साल के लिए 1 to 3 ईयर्स आप हमसे लोन ले सकते हो इसी रेट पे, रेपो रेट पे। जब उनको पहले लोन लेना रहता था 1 से 3 साल के लिए, तो बैंक रेट पे देते थे, ठीक है, बैंक रेट बहुत ज़्यादा होता था, रेपो रेट कम होता है, ठीक है। तो अब उतना ही रेपो रेट पे, उतने ही रेपो पे वो उनको 1 से 3 साल के लिए लोन दे रहे हैं, ठीक है। वो उनको बोल रहे हैं कि ठीक है, आप पैसा लीजिए, 1 से 3 साल तक आप करिए, और 1 से 3 साल में आप मेरे को हम वापस कर दीजिएगा, ठीक है। तो दैट वाज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, नाम से ही पता चला है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग रेपो ऑपरेशंस वैसे शॉर्ट टर्म के लिए होते थे, ठीक है। जब इसमें लॉन्ग टर्म जुड़ गया तो मतलब इसका टेन्योर बढ़ गया, पहले 1 से 30 दिन के लिए था, अब 1 से 3 साल के लिए हो गया, ठीक है। तो बस वही कंसेप्ट है। और टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में क्या है, टारगेटेड मतलब कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करके, कि जैसे मान लो एग्रीकल्चर में मैडम को लोन देना है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए अलग से इंटरेस्ट रेट आपको रेपो ऑपरेशन रेपो रेट होगा। इन MSME के लिए देना है तो MSME के लिए अलग कोई इंटरेस्ट रेट होगा। तो इस टाइप से वो है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो, समझ में आ रहा है। चलो ये समझ लिया। अब बैंक रेट समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट एट विच द बैंक बोरोज फॉर द लॉन्ग टर्म लोन्स, जो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए अगर चाहिए होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट, ठीक है, विदाउट प्लेजिंग एनी सिक्योरिटीज एंड कोलैटरल्स। ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रेपो में क्या हो रहा था, रेपो में हम क्या कर रहे थे, रेपो में हम नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को प्लेज कर रहे थे, है ना। नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को प्लेज कर रहे थे रेपो ऑपरेशंस में, है ना, ये दे रही थी ना सिक्योरिटीज़, तभी तो वापस ले रही थी वो। बट जब लोन लेती है ये बैंक रेट पे, तब कोई सिक्योरिटी प्लेज नहीं होती है, ये ध्यान रखना। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें, कि जो बैंक रेट है वो पहली बात तो लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है, और दूसरा बात आपको याद रखना है कि इसमें कोई कोलैटरल बैंक नहीं देता है, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखता है। जैसे कि रेपो में नॉन SLR से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखा जा रहा था, इसमें बैंक रेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, अब बैंक रेट पहले यूज़ होता था लोन के लिए, ठीक है, अब इसको स्क्रैप कर दिया गया है। अब बैंक रेट पेनल्टी रेट को लगाने में यूज़ होता है, ठीक है। तो मतलब मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल RBI बोलता है कि आप CRR कितना रखो, आप CRR 3% रखो, ठीक है। लेट्स से RBI ने बोला कि आप CRR 3% रखो। अब बैंक नहीं रखता है, बैंक मान लो CRR 3% नहीं रखता है, बैंक 1% ही रख रहा है। तो RBI क्या करेगा, पहले इनको वार्निंग देगा कि भाई आप कम करो, ये वो। मान लीजिए बैंक, ये मैडम नहीं सुनती हैं, तो क्या होगा, तो उर्जित जी क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है, आप नहीं मानोगे तो वो बोलते हैं ना, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। तो वो फिर क्या करेंगे, वो पेनल्टी लगा देंगे इसके ऊपर। आप बोलेंगे ठीक है, आप पेनल्टी दो, फाइन दो हमको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फादर इज़ अ फादर। तो वो भाई फिर अब स्टिक से यूज़ होगा वो चीज़, तो पेनल्टी लगा देंगे वो। अब पेनल्टी लगा देंगे तो कौन सा रेट यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे कौन सा, ये दैट दे विल यूज़ बैंक रेट, ठीक है। तो बैंक रेट अभी पेनल्टी के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो बैंक रेट होता है उसमें कुछ ये लोग ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो बैंक रेट 3-4% है, ठीक है, तो इसमें कुछ लेट से 3% ऐड कर दिया, तो जो आया वो हो गया पेनल्टी रेट, ठीक है। एज इट इज़ यूज़ नहीं करते बैंक रेट को, ये ध्यान रखना, एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, इसमें कुछ ऐड करते हैं और फिर वो आ जाता है पेनल्टी रेट, ठीक है। तो अभी ये कंप्यूटेशन ऑफ पेनल्टी रेट्स के लिए यूज़ होता है बैंक रेट, ठीक है। एंड बैंक रेट इज ऑल्सो इक्वल टू MSF इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हम आगे पढ़ेंगे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती क्या है, ठीक है। बट अभी याद रखो कि बैंक रेट जो होता है वो MSF के बराबर होता है, ठीक है। अब RBI रेपो को यूज़ करता है, ठीक है, रेपो रेट को यूज़ करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को वो करने में, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने में RBI रेपो को यूज़ करता है। कैसे करता है हम आगे देखेंगे, बस अभी ये ध्यान रखो कि रेपो जो है, रेपो रेट यूज़ होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। आगे सब देखेंगे, टेंशन न लो। फिर एक दूसरा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है कि बैंक जो है वो RBI को फंड्स देता है, ठीक है, और इंटरेस्ट लेता है RBI से शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। कोई कोलैटरल नहीं लगता है, ठीक है। ये क्यों यूज़ होता है, क्योंकि RBI को एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना था। अब क्या मतलब है इसका, देखो क्या मतलब है, ये डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था ना, तब आया था ये SDF का कंसेप्ट, स्टैंडिंग डिमांड फैसिलिटी, डिपॉजिट फैसिलिटी। अब देखो देखो क्या होता है इसमें,
नॉर्मल हमने रिवर्स रेपो पढ़ा था, रिवर्स रेपो में क्या हो रहा था कि आरबीआई इनको क्या दे रहा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रहा था, है ना। आरबीआई इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रहा था और बैंक इनको पैसा दे रहे थे, है ना, कि बैंक इनको पैसा दे रहे थे और फिर आरबीआई बोला था कि ठीक है यही पैसा हम ज़्यादा पैसे में हम आपसे वापस ले लेंगे। ये था रिवर्स रेपो, ठीक है, ये था रिवर्स रेपो। अब मान लो बैंक के पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया कि इनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उतनी है ही नहीं इनको देने के लिए, तो बैंक क्या करेगा, जैसे कब हुआ ये, जैसे हुआ ये डीमोनेटाइजेशन में। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा कैश आ गया। अब बैंक के पास जब इतना सारा कैश आ गया, ठीक है, तो आरबीआई को लगने लगा डर। आरबीआई बोलता है यार इतना पैसा अगर बैंक के पास आ गया तो ये बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में आगे दे देगा, और अगर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में आगे ये दे देगा तो क्या होगा, बहुत लोगों के पास ऐसा पैसा आ जाएगा इकोनॉमी में, और जब बहुत लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, जो सप्लाई है, सप्लाई तो रॉ मटेरियल जो खाने की सप्लाई है या दुनिया भर की जितने भी आइटम्स की सप्लाई है वो तो उतनी ही है, बट डिमांड बढ़ गया, इसको देने वाले ज़्यादा पैसे हो गए तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, है ना। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि ब्लैक मनी इंडियन इकोनॉमी में तो बहुत ज़्यादा था। तो आरबीआई ने क्या सोचा, आरबीआई ने सोचा कि यार इस पैसे को हमको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। ये जो मान लो इनके पास डिमोनेटाइजेशन से पहले 100 रुपये था, ठीक है, अब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो सारे लोग पैसा जमा करने लगे। अब ये 100 की जगह इनके पास लेट से 1 लाख रुपये हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है, ये जो एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, ये बैंक इसका क्या करेगा, बैंक तो लेंड ही करेगा ना आगे, और बोलेगा इतना सारा पैसा मैं क्या करूँगा भाई, मेरे को इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, इससे बढ़िया मैं बाहर और लेंड करता हूँ लोन्स में। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई क्या लाया था, ये जो एक्स्ट्रा मनी आया है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई लाया था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब उस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या था, इन्होंने आरबीआई ने बोला कि आप जो ये पैसा है 1 लाख का 1 लाख पूरा आप मेरे को दीजिए, ठीक है, हम आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, आप ये बाहर मत दीजिए, आप ये पूरा का पूरा हमको दीजिए और हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे, बट इसमें कोई कोलैटरल हम नहीं दे पाएंगे, मतलब कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ऐसा कोई कोलैटरल हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे आपको, ठीक है। तो वो जो फैसिलिटी थी उसको उन्होंने क्या बोला, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें क्या हुआ, बैंक ने आरबीआई को फंड्स दिए, उस पर इंटरेस्ट रेट मिला शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म था ना, डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 2-3 महीने के लिए ही लोगों को वो विंडो दिया गया था कि आप दिसंबर तक जमा करिए अपना पैसा, है ना। तो तब तक, बस तब तक शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई ने इनको इंटरेस्ट दिया और जितना एक्स्ट्रा फंड आ रहा था सारा आरबीआई के पास चला गया, ठीक है, और इसके ऊपर कोई कोलैटरल नहीं दिया था, मतलब आरबीआई ने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज नहीं करी थी, ठीक है। तो इससे आरबीआई ने क्या किया, इन्फ्लेशन को बचा लिया, ज़्यादा मनी को एब्जॉर्ब करके एक्सेस लिक्विडिटी जनरेट नहीं होने दी, और क्या किया, इन्फ्लेशन को बचा लिया, और साथ में बैंक का भी फ़ायदा होगा क्योंकि बैंक को भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, ठीक है। तो ये किसने प्रपोज़ किया था, ये प्रपोज़ किया था उर्जित पटेल ने, ये अपने भाई साहब इन्होंने प्रपोज़ किया था कि हम ये करते हैं, ठीक है। तो ये सीन था उस टाइम। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।